तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रो नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें तकरीबन एक तरह से अभी नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिलने वाली है। ट्राइपल डबल सिटी के द्वारा इसे एक तरह से बनाया गया है। तो आज हम पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चालू करता हूँ। स्ट्रॉ एक आगामी अमेरिकी थ्रिलर फिल्म है जिसे टाइलर पेरी द्वारा लिखा, निर्मित और निर्देशित किया गया है और इसमें तराजी पी. हेंसन, शेरी शेफर्ड, तेयाना टेलर, सिनबाद, रॉकमन डनबर, एशले वर्शर, माइक मेरिल और ग्लिन टुरमैन ने अभिनय किया है। यह 6 जून 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। गालना जनिया विल्टकिंसन के रूप में ताराजी पी. हेंसन, शेरी शेफर्ड निकोल, तेयाना टेलर डेट के रूप में, के रेमंड, सिनबाद बेनी के रूप में, रॉकमंड डनबर चीफ विल्सन के रूप में, टेसा जॉर्ज के रूप में एशले वर्शर, माइक मेरिल डिटेक्टिव ग्रिम्स, ग्लिन टुरमैन रिचर्ड के रूप में। उत्पादन, फिल्म का लेखन, निर्देशन और निर्माण टाइलर पेरी ने किया है। नेटफ्लिक्स के लिए एंजी बोन्स और टोनी स्ट्रिकलैंड भी इसके निर्माता है। एक कलाकारों का नेतृत्व तराजी पी. हेंसन, शेरी शेफर्ड, तेयाना टेलर, ग्लिन टुरमैन, सिनबाद, रॉकमन डनबर कर रहे हैं। 2 कलाकारों में माइक मेरिल और एशले वर्शर भी शामिल है। 3 मुक्त करना, फिल्म का प्रीमियर 6 जून 2025 को होगा। टाइलर पेरी, जन्म एमिट पेरी जूनियर, 13 सितंबर 1969, एक अमेरिकी अभिनेता, फिल्म निर्माता और नाटककार है। वह एक सख्त बुजुर्ग महिला माबेल मेडिया सिमंस के निर्माता और कलाकार है और उनके भाई जो सिमंस और उनके भतीजे ब्रायन सिमंस का भी किरदार निभाते हैं। 2, 3, 4 पेरी की फिल्में रूढ़िवादी फिल्म निर्माण तकनीकों से लेकर लाइव स्टेज नाटकों के फिल्माए गए निर्माणों तक की शैली में भिन्न है, जिनमें से कई को बाद में फीचर फिल्मों में रूपांतरित किया गया है। मीडिया की पहली उपस्थिति पेरी के नाटक आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ 1999 में थी, जिसका मंचन शिकागो में हुआ था। पेरी ने कई स्टेज नाटक लिखे और निर्मित किए जो 1990 और 2000 के दशक में अपने सफल चरम पर थे। उनका सफल प्रदर्शन 2005 में फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन के साथ आया, जिसे उन्होंने इसी नाम के अपने स्टेज प्ले के रूपांतरण के रूप में लिखा और निर्मित किया था। उन्होंने कई टेलीविजन सीरीज भी विकसित की, विशेष रूप से टाइलर पेरी का हाउस ऑफ पेन, जो 2006 से 2012 तक टीबीएस पर 8 सीजन तक चला, 2020 में नवीनीकृत होने से पहले। 2011 में फोर्ब्स ने उन्हें मनोरंजन में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया, जिसने मई 2010 और मई 2011 के बीच $130 मिलियन कमाए। 5 2012 में पेरी ने ओपरा विनफ्रे और उनके ओपरा विनफ्रे नेटवर्क, ओन, के साथ एक विशेष बहुवर्षीय साझेदारी की। 6 2019 में उन्होंने बीईटी के लिए राजनीतिक ड्रामा सीरीज द ओवल का निर्माण किया। अपने खुद के प्रोडक्शन के अलावा पेरी को कई हॉलीवुड फिल्मों में कास्ट किया गया है, जिनमें स्टार ट्रेक 2009, एलेक्स क्रॉस 2012, गॉन गर्ल 2014, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, आउट ऑफ द शैडोज 2016, वाइस 2018, दोज हु विश मी डेड 2021 और डोंट लुक अप 2021 शामिल है। पेरी ने द स्टार 2017 और पॉ पेट्रोल द मूवी 2021 जैसी एनिमेटेड फिल्मों के लिए वॉयस एक्टिंग भी की है। पेरी की फिल्मों और शो ने कुल मिलाकर $660 मिलियन से अधिक की कमाई की है और उनकी कुल संपत्ति अनुमानित $1 बिलियन है। 7 जो उन्हें मनोरंजन उद्योग के सबसे अमीर लोगों में से एक बनाती है। व्यावसायिक सफलता के बावजूद उनकी प्रस्तुतियों को आलोचकों और विद्वानों से आलोचना मिली है, जो मानते हैं कि उनकी फिल्में अफ्रीकी अमेरिकियों के नकारात्मक या आपत्तिजनक चित्रण को बढ़ावा देती है। साथ ही आलोचनात्मक स्वागत भी काफी हद तक नकारात्मक है।
8/9/2020 में पेरी को टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। 11 और उन्हें एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज से गवर्नर अवार्ड मिला। प्रारंभिक जीवन। टाइलर पेरी का जन्म लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस में एमिट पेरी जूनियर के रूप में हुआ था। उनके पिता विली मैक्सिन पेरी, नी कैंपबेल और माता एमिट पेरी सीनियर एक बरी थे। 13 उनके 3 भाई बहन हैं। 14 पेरी ने अपने बचपन का वर्णन जीवित नरक के रूप में किया है। 15 अपने अपमानजनक पिता के विपरीत, उनकी मां उन्हें हर हफ्ते चर्च ले जाती थीं, जहां उन्हें एक निश्चित शरण और संतोष का एहसास होता था। 15-16 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से दूरी बनाने के प्रयास में कानूनी तौर पर अपना पहला नाम एमिट से टाइलर में बदल लिया था। कई सालों बाद फिल्म प्रेशियस देखने के बाद पेरी पहली बार यह खुलासा करने के लिए प्रेरित हुए कि 10 साल की उम्र में उनके एक दोस्त की मां ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। 16 इससे पहले भी 3 पुरुषों ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी और बाद में उन्हें पता चला कि उनके अपने पिता ने उनके दोस्त के साथ छेड़छाड़ की थी। 17 पेरी द्वारा लिए गए डीएनए परीक्षण से संकेत मिला कि एमिट सीनियर पेरी के जैविक पिता नहीं थे। 18 पेरी ने हाई स्कूल पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने जनरल एजुकेशनल डेवलपमेंट (जीईडी) की डिग्री हासिल की। 19 अपने शुरुआती 20 के दशक में द ओपरा विनफ्रे शो का एक एपिसोड देखते हुए उन्होंने किसी को कभी-कभी लिखने के कार्य के चिकित्सीय प्रभाव का वर्णन करते हुए सुना, जिससे लेखक को अपनी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। इस टिप्पणी ने उन्हें लेखन में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जल्द ही खुद को पत्रों की एक श्रृंखला लिखना शुरू कर दिया, जो संगीत में आई नो आईव बीन चेंज्ड का आधार बन गया। 20 आजीविका अवस्था। 1990 के आसपास पेरी अटलांटा चले गए, जहां 2 साल बाद आई नो आई हैव बीन चेंज्ड को पहली बार एक सामुदायिक थिएटर में प्रदर्शित किया गया, जिसका वित्तपोषण 22 वर्षीय पेरी की जीवन भर की बचत $12,000 2024 में $28,881 के बराबर से किया गया था। 21 नाटक में क्षमा, सम्मान और आत्ममूल्य के ईसाई विषयों को शामिल किया गया था, जबकि बाल शोषण और बेकार परिवारों जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया था। संगीत में को शुरू में कम से कम तार्किक स्वागत मिला और यह एक वित्तीय विफलता थी। 22 पेरी ने दृढ़ता दिखाई और अगले 6 वर्षों में उन्होंने बार-बार संगीत को फिर से लिखा, हालांकि समीक्षाएं निराशाजनक रहीं। 1998 में 28 वर्ष की आयु में वह नाटक को फिर से तैयार करने और अटलांटा में इसे फिर से मंचित करने में सफल रहे, पहले हाउस ऑफ ब्लूज में, फिर फॉक्स थिएटर में। पेरी ने नए स्टेज प्रोडक्शन बनाना जारी रखा, उनके साथ तथाकथित चिटलिन सर्किट पर दौरा किया, जिसे अब शहरी थिएटर सर्किट 1 के रूप में भी जाना जाता है, और अफ्रीकी अमेरिकी दर्शकों के बीच एक बड़ा, समर्पित अनुसरण विकसित किया। 2005 में फोर्ब्स ने बताया कि उन्होंने $100 मिलियन से अधिक टिकट, अपने शो के वीडियो में $30 मिलियन और अनुमानित $20 मिलियन का माल बेचा, और हर साल उनके द्वारा निर्मित 300 लाइव शो में औसतन 35,000 लोग एक सप्ताह में भाग लेते हैं। पतली परत। पेरी ने अपनी पहली फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन के लिए फंड जुटाने के लिए अपने स्टेज प्रोडक्शन की टिकट बिक्री से $5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट जुटाया। 23 जिसने घरेलू स्तर पर $50.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जबकि फिल्म समीक्षा वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 16% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की। 24 पेरी ने अपनी अगली फिल्म मेडियाज फैमिली रियूनियन के रूपांतरण से निर्देशन की शुरुआत की और अपनी सभी बाद की मीडिया फिल्मों का निर्देशन किया है। अपने शुरुआती सप्ताहांत में 24 से 26 फरवरी 2006 को मेडियाज फैमिली रियूनियन ने बॉक्स ऑफिस पर $30.3 मिलियन के साथ नंबर 1 स्थान पर शुरुआत की। फिल्म ने अंततः $65 मिलियन की कमाई की। पेरी और उनके सहकलाकारों ने द ओपरा विनफ्रे शो, पेरी की अगली लायंसगेट परियोजना, डैडीज लिटिल गर्ल्स,
में गैब्रियल यूनियन और इद्रीस एल्बा ने अभिनय किया और यह 14 फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसने $31 मिलियन से अधिक की कमाई की। 26 पेरी ने अपनी अगली फिल्म व्हाई डिड आई गेट मैरिड लिखी, निर्देशित, निर्मित और अभिनय किया, जो 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज हुई। यह उस सप्ताहांत $21.4 मिलियन की कमाई करते हुए नंबर 1 पर खुली। यह मोटे तौर पर उनके इसी नाम के नाटक पर आधारित है। फिल्मांकन 5 मार्च 2007 को व्हिस्लर, ब्रिटिश कोलंबिया में शुरू हुआ, जो वैंकूवर के उत्तर में एक रिसॉर्ट शहर है। फिर अटलांटा ले जाया गया, जहां पेरी ने अपना स्टूडियो खोला था। जेनेट जैक्सन, शेरोन लील, जिल स्कॉट और ताशा स्मिथ फिल्म में दिखाई दिए। 27 द फैमिली दैट प्रीज 12 सितंबर 2008 को रिलीज हुई और इसने 37.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 28 मीडिया गोज टू जेल 20 फरवरी 2009 को नंबर 1 पर खुली, जिसने 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। यह पेरी की लायंसगेट एंटरटेनमेंट के साथ 7वीं फिल्म थी। निर्देशक जे अब्राम्स के अनुरोध पर 29/2009 में भी पेरी ने स्टार ट्रेक में स्टारफ्लेट अकादमी कमांडेंट एडमिरल बार्नेट के, जो 8 मई को खुली। यह उनकी अपनी परियोजनाओं के बाहर पहली फिल्म उपस्थिति थी। पेरी ने अगली बार आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ 2009 लिखी, निर्देशित की और उसमें अभिनय किया, जिसका नाम प्रसिद्ध मंच नाटक के नाम पर रखा गया। यह पेरी 8वीं फिल्म थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी नंबर 1 स्थान हासिल किया। 2 अप्रैल 2010 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। इसमें जेनेट जैक्सन, ताशा स्मिथ, जिल स्कॉट और मलिक योबा ने अभिनय किया। फिल्म ने घरेलू स्तर पर 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जिसमें शुरुआती सप्ताहांत में 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई। 32 पेरी 82वें अकादमी पुरस्कार समारोह 2010 में पेरी ने नटोजेक शांगे की 1975 की कोरियोपोम फॉर कलर्ड गर्ल्स हु हैव कंसिडर्ड सुसाइड व्हेन द रेनबो इज एनफ का फिल्म रूपांतरण निर्देशित किया, जो 5 नवंबर 2010 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 33 वे स्टेज शो मेडियाज बिग हैप्पी फैमिली में दिखाई दिए, जो एक स्टेज प्ले के रूप में अमेरिका में घूमा और कुछ महीनों बाद रूपांतरित रूप में रिलीज किया गया, जिसे 2011 में पेरी द्वारा लिखित, निर्देशित और अभिनीत किया गया। मेडियाज बिग हैप्पी फैमिली के फिल्म संस्करण ने बॉक्स ऑफिस पर 25.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो दूसरे स्थान पर रहा। 34 लायंसगेट के साथ पेरी की अगली फिल्म गुड डीड्स थी, जिसमें पेरी मुख्य किरदार वेस्ली डीड्स की भूमिका में है। गुड डीड्स एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे पेरी ने लिखा, निर्देशित और अभिनीत किया है। यह फिल्म 24 फरवरी 2012 को रिलीज हुई थी। यह उन 11 फिल्मों में से 10वीं है, जिनका निर्देशन पेरी ने किया और जिनमें वे दिखाई दिए। फिल्म को रिव्यू एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज द्वारा 29% रेटिंग मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15.5 मिलियन की कमाई की। 35 फिल्म में थांडीवे न्यूटन, रेबेका रोमिजन, गैब्रियल यूनियन, एडी सिब्रियन, जेमी कैनेडी, फिलिसिया राशद और अन्य भी है। 36 जून 2011 तक पेरी की फिल्मों ने दुनिया भर में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की थी। 37 पेरी की मीडिया विटनेस प्रोटेक्शन मीडिया फ्रेंचाइजी के भीतर उनकी 7वीं फिल्म 29 जून 2012 को रिलीज हुई थी। पेरी ने श्रृंखला की एक नई फिल्म के लिए मॉर्गन फ्रीमैन से जेम्स पैटरसन के एलेक्स क्रॉस की भूमिका संभाली, जिसका शीर्षक एलेक्स क्रॉस था। 19 अक्टूबर 2012 को खुली यह फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा खराब कर दी गई। रॉटन टोमाटोज स्कोर क्रमशः 11% और 47% सकारात्मक थे और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई। 39 उनके प्रदर्शन ने निर्देशक डेविड फिंचर का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने बाद में पेरी को 2014 की थ्रिलर गॉन गर्ल में कास्ट किया, जिसमें उनके साथ बेन एफ्लेक,
रोजामुंड पाइक और नील पैट्रिक हैरिस थे। पेरी ने अपनी 13वीं फिल्म टेम्पटेशन कन्फेशंस ऑफ ए मैरिज काउंसलर, उसी नाम के उनके 2008 के नाटक पर आधारित, को 29 मार्च 2013 को रिलीज किया। फिल्म में लांस क्रॉस, जूनी स्मोलेट, ब्रांडी नॉरवुड, रॉबी जोन्स, वेनेसा एल विलियम्स और किम कार्दशियन ने अभिनय किया है। उन्होंने टाइलर पेरी प्रेजेंट्स पीपल्स का निर्माण किया, जो 10 मई 2013 को रिलीज हुई। 40 वह 13 दिसंबर 2013 को रिलीज हुई। मैडी क्रिसमस के साथ बड़े पर्दे पर लौटे। 41 पेरी ने फिल्म द सिंगल मॉम्स क्लब का निर्देशन किया, जो 14 मार्च 2014 को खुली। उनकी पहली एनिमेटेड फिल्म मैडीज टफ लव 20 जनवरी 2015 को डीवीडी पर रिलीज हुई। 42 जनवरी 2016 के मध्य में पेरी ने अपनी 17वीं फिल्म और मीडिया फ्रेंचाइजी की 9वीं फिल्म बू ए मीडिया हैलोवीन की शूटिंग शुरू की। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी। एक सीक्वल बू दो ए मीडिया हैलोवीन अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई थी। पेरी ने ओपरा विन्फ्रे के साथ द स्टार नामक अपनी पहली एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाज दी, जो कि जीसस की जन्मभूमि पर आधारित है। सोनी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा विकसित यह फिल्म 17 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थी। 43 फिल्म साझेदारी और वितरण पेरी की फिल्मों का सहनिर्माण और वितरण लायंसगेट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता है। वह कॉर्पोरेट नाम टाइलर पेरी फिल्म्स के तहत पूर्ण कॉपीराइट स्वामित्व रखता है और सभी शीर्षकों के सामने अपना नाम रखता है। 44 पेरी की फिल्मों को उत्तरी अमेरिका के बाहर बहुत सीमित रिलीज मिली है, लेकिन मई 2010 में लायंसगेट ने यूनाइटेड किंगडम में उनकी फिल्मों को रिलीज करने की योजना की घोषणा की। मिलता है कि पेरी चित्रण से नाखुश थे, जिसके कारण एपिसोड को प्रचलन से हटा दिया गया। 75 इसी तरह एफएक्स सीरीज अटलांटा ने वर्क एथिक शीर्षक से एक एपिसोड प्रसारित किया, जिसे कई लोगों ने पेरी की उत्पादन प्रथाओं और रचनात्मक नियंत्रण पर एक टिप्पणी के रूप में व्याख्या किया। 77 78 79 2020 में पेरी ने खुलासा किया कि वह अपनी सभी स्क्रिप्ट बिना किसी राइटर्स रूम के स्वतंत्र रूप से लिखते हैं। 80 इस दृष्टिकोण ने कुछ उद्योग पेशेवरों की आलोचना की, जिन्होंने तर्क दिया कि यह उभरते हुए अश्वेत लेखकों के लिए अवसरों को सीमित करता है। पेरी ने अपने तरीके का बचाव किया, यूनियन और गैर यूनियन लेखकों दोनों के साथ पिछली चुनौतियों का हवाला देते हुए और एक सुसंगत रचनात्मक आवाज बनाए रखने की अपनी इच्छा पर जोर दिया। 81 इन आलोचनाओं के बावजूद पेरी को विभिन्न टिप्पणीकारों से समर्थन मिला है। गोल्डी टेलर द ग्रियो के लिए लिखते हुए और एनपीआर पर बोलते हुए ने उल्लेख किया कि पेरी का काम भले ही सभी को पसंद न आए, लेकिन यह कई अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ गहराई से जुड़ता है। 82 समाजशास्त्री शाइनी ली ने द हफिंगटन पोस्ट के लिए एक संपादकीय में पेरी को अपने समय के सबसे नवोन्मेषी फिल्म निर्माताओं में से एक बताया, जिसमें आध्यात्मिक विषयों को लोकप्रिय मनोरंजन के साथ मिश्रित करने की उनकी अद्वितीय क्षमता पर प्रकाश डाला गया। 83 व्यक्तिगत जीवन पेरी जेनेट जैक्सन, विल स्मिथ और ओपरा विन्फ्रे की अच्छी दोस्त है। 84 पेरी एक ईसाई है। 85 उनके काम के कई विषय धर्मशास्त्र और सामाजिक व्यवहार को दर्शाते हैं, जो मुख्य रूप से काले चर्च संस्कृति का संकेत देते हैं, जैसे कि उनके मंच और स्क्रीन दोनों कामों में कई दृश्य जो चर्च की सेटिंग और पूजा शैलियों को दिखाते हैं, जो आमतौर पर मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी चर्चों में पाए जाते हैं, जिसमें सुसमाचार संगीत और कलाकारों के शोकेस शामिल है। 86 20 जुलाई 2009 को पेरी ने फिलाडेल्फिया डे कैंप के 65 बच्चों को वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए प्रायोजित किया, यह पढ़ने के बाद कि एक उपनगरीय तैराकी क्लब हंटिंगरन वैली, पेंसिल्वेनिया में वैली स्विम क्लब ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया था। 87 उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा, मैं चाहता हूं कि वे जानें कि हर बुरे काम के लिए जो कुछ लोग आपके साथ करेंगे,
ऐसे लाखों लोग हैं जो उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। 8 दिसंबर 2009 को पेरी की मां विली मैक्सिन पेरी का 64 साल की उम्र में बीमारी के बाद निधन हो गया। 90 वह साउथवेस्ट अटलांटा में रहते हैं और काम करते हैं, जहां वह टाइलर पेरी फिल्म और टीवी स्टूडियो संचालित करते हैं। 91 अगस्त 2010 में यह बताया गया कि उन्होंने जॉन्स क्रीक के अटलांटा उपनगर में 58 एकड़ 23 हेक्टेयर की संपत्ति डीन गार्डन खरीदी थी। उन्होंने मौजूदा 32,000 वर्ग फुट 3,000 मीटर 2 की हवेली को गिरा दिया और संपत्ति पर एक नया, पर्यावरण के अनुकूल घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन कभी नहीं बनाया। 93 30 नवंबर 2014 को पेरी की पार्टनर गेलिला बेकेले ने उनके बेटे अमन को जन्म दिया। 95 दिसंबर 2020 में पेरी ने घोषणा की कि वह सिंगल बैचलर है। 7 मार्च 2021 को प्रिंस हैरी, ड्यूक ऑफ ससेक्स और मेघन, डचेस ऑफ ससेक्स ने ओपरा विद मेघन एंड हैरी नामक टेलीविजन साक्षात्कार में सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि पेरी ने 3 महीने के लिए प्रारंभिक सुरक्षा और आवास प्रदान किया, जिससे दंपति को मार्च 2020 में अपने ब्रिटिश शाही संरक्षण के वापस लेने के बाद कनाडा से कैलिफोर्निया में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित होने की अनुमति मिली। 98 पेरी उनकी बेटी ससेक्स की राजकुमारी लिलिबेट के गॉडफादर भी है। 99 स्टीफन ट्विच बॉस की मौत के बाद पेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अवसाद के साथ अपने संघर्ष के बारे में बात की और खुलासा किया कि अपने करियर को आगे बढ़ाने से पहले उन्होंने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया था। 100 उड़ान के अपने डर पर काबू पाने के लिए पेरी ने उड़ान प्रशिक्षण लिया और एक निजी पायलट प्रमाणपत्र प्राप्त किया। वह एक सिरस SR-22T विमान उड़ाता है। 101 संपत्ति 2007 में पेरी ने अटलांटा के बखेड के पेस पड़ोस में 17 एकड़ 7 हेक्टेयर की संपत्ति 102 खरीदी। 104 मई 2016 में उन्होंने घर को $17.5 मिलियन में बेच दिया, जो जॉर्जिया की राजधानी में एक निजी घर के लिए अब तक का सबसे बड़ा सौदा भी था। 105 2013 में उनकी कंपनी ETPC LLC ने जॉर्जिया के डगलस काउंटी के न्यू मैनचेस्टर, जॉर्जिया क्षेत्र में लगभग 1,100 एकड़ 4.5 किलोमीटर 2 खरीदा। 106 सितंबर 2017 में पेरी ने लॉस एंजिल्स में एक गेटेड समुदाय मुल्होलैंड एस्टेट्स में एक घर खरीदा। 107 संपत्ति खरीदने के 9 महीने बाद पेरी ने संपत्ति $15.6 मिलियन में बेच दी। 108 पेरी के पास व्योमिंग और बहामास दोनों में अवकाश संपत्तियां हैं। 109 पेरी के पास जॉर्जिया के डगलसविले में 2,100 एकड़ 8.5 किलोमीटर 2 की संपत्ति है, जिसमें 40,000 वर्ग फुट 3,700 मीटर 2 का शैटोइस्क घर और एक हवाई पट्टी शामिल है। जवाब दिया, बारबरा, मुझे यह पता है। 19 द व्यू को अक्सर लाइव फिल्माया जाता था, जिसमें बहुत कम या कोई संपादन नहीं होता था, इसलिए 4 दिसंबर 2007 को प्रसारित होने के बाद और अधिक आलोचनाएं भड़क उठीं, जब जॉय बेहर द्वारा एपिकुरस के बारे में शुरू की गई चर्चा के दौरान शेफर्ड ने यह दावा करने का प्रयास किया कि शास्त्रीय ग्रीस में ईसाई मौजूद थे और यूनानियों ने उन्हें शेरों के सामने फेंक दिया। जब इस बिंदु पर सवाल उठाया गया, तो उसने आगे दावा किया कि यीशु पहले आए, यूनानियों और रोमनों से पहले, और कहा, मुझे नहीं लगता कि ईसाइयों से पहले कुछ भी हुआ है, जिस पर बेहर ने जवाब दिया, यहूदी। 20 शेफर्ड ने यह स्वीकार करने के बाद और आलोचना बटोरी कि उन्होंने कभी मतदान नहीं किया, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उनका पालनपोषण एक सख्त यहोवा के साक्षी के रूप में हुआ था। उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि उन्हें कभी भी तारीखें या कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी चीज के लिए मतदान नहीं किया है। 21 जनवरी 2008 में
शेरी ने गॉस्पेल गायिका शर्ली सीजर को ब्लैक पैटी लेबेले के रूप में संदर्भित किया। सीजर की तरह लेबेले भी अश्वेत है। 2008 में गर्भपात के बारे में तुच्छ टिप्पणियों के कारण उन्होंने द व्यू पर और अधिक विवाद खड़ा किया। बाद में उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य तुच्छ होना नहीं था, बल्कि उन अन्य महिलाओं को प्रेरित करना था जो गर्भपात के बाद अपराध बोध से जूझ रही है। उन्होंने खुद 20 की उम्र में कई बार गर्भपात करवाने का हवाला दिया, जिसके कारण उन्हें उन अनुभवों के कारण शर्म और अपराध बोध से ग्रस्त होना पड़ा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि बाद में उन्होंने इवेंजेलिकल ईसाई धर्म अपना लिया। 23/2009 में शेफर्ड ने बेहर, गोल्डबर्ग, वाल्टर्स और एलिजाबेथ हसलबेक के साथ उत्कृष्ट टॉक शो होस्ट के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार जीता। 24 मार्च 2012 में शेफर्ड ने एबीसी के डांसिंग विद द स्टार्स के 14वें सीजन में एक सेलिब्रिटी प्रतियोगी के रूप में भाग लिया और 10वां स्थान हासिल किया। उनके डांस पार्टनर वैल चमेरकोव्स्की थे। 25/2019 में शेफर्ड ने फॉक्स के द मास्क सिंगर के दूसरे सीजन में पेंगुइन के रूप में भाग लिया। 26 अक्टूबर 2021 से जून 2022 तक शेफर्ड सिंडिकेटेड डेटाइम टॉक शो द वेंडी विलियम्स शो के आवर्ती अतिथि होस्टों में से एक थे, क्योंकि इसके नामधारी वेंडी विलियम्स अपनी चिकित्सा समस्याओं के कारण कार्यक्रम से अनिश्चितकालीन अनुपस्थिति पर थीं। 22 फरवरी 2022 को शो के वितरक डेब मारमरकरी ने घोषणा की कि शेफर्ड को एक नए टॉक शो शेरी की मेजबानी के लिए साइन किया गया था, जिसका प्रीमियर वेंडी के प्रतिस्थापन के रूप में 2022 से 23 के टेलीविजन सीजन में हुआ था। 27-28 सीरीज का प्रीमियर 12 सितंबर को हुआ था। 29 जनवरी 2023 में सीरीज को 2025 तक इसके दूसरे और तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 30 अन्य उद्यम शेफर्ड ने अक्टूबर 2009 में प्रकाशित परमिशन स्लिप्स एवरी वुमन गाइड टू गिविंग हरसेल्फ ए ब्रेक नामक पुस्तक लिखी। 31 शेफर्ड को प्लान डी हाउ टू लूज वेट एंड बीट डायबिटीज पर सहलेखक का श्रेय भी प्राप्त है, जो 2013 में प्रकाशित हुई। 32 शेरी वाई शेरी शेफर्ड बिलीव इन एबिलिटीज फंड के लिए धन जुटाती है। 33 वाई 34 बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले सभी उम्र के लोगों को जीने, प्यार करने, काम करने और सीखने के नए अवसर पैदा करके यथासंभव पूर्ण जीवन प्राप्त करने में सहायता करता है। वाई एजेंसियों का एक नेटवर्क है, जिसके कार्यक्रम ऐसे हजारों लोगों और उनके परिवारों के जीवन को सशक्त और बेहतर बनाते हैं, जिनका हम समर्थन करते हैं। 2009 में शेफर्ड WWE स्मैकडाउन के एक एपिसोड में पेशेवर पहलवान MVP के अतिथि प्रबंधक के रूप में दिखाई दिए, जिन्होंने WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का बचाव करने वाले मैच में डॉल्फ जिगलर के खिलाफ मुकाबला किया था। 35-2011 में शेफर्ड ने बेघर पूर्व अमेरिकी ग्लेडिएटर स्टार डेबी क्लार्क स्टॉर्म के 6 महीने के किराए और उपयोगिताओं का भुगतान करने की पेशकश की। 36-2015 तक एक परियोजना में विग और हेयर एडिंस की एक पंक्ति शामिल है। 37 व्यक्तिगत जीवन शेफर्ड की शादी 2001 से 2010 तक जेफ टार्पले से हुई थी। 38-39 उनका एक बेटा जेफरी है, जो अप्रैल 2005 में पैदा हुआ था। 40 शेफर्ड की सगाई लेखक लेमर सेली से 26 दिसंबर 2010 को हुई थी। 41 इस जोड़े ने अगस्त 2011 में शिकागो में शादी की और मई 2014 में अलग हो गए। 42-43 मई 2014 के विभाजन के बाद शेफर्ड और सेली ने अगस्त 2014 में सरोगेसी के जरिए एक बेटे लेमर जूनियर का स्वागत किया। हालांकि शेफर्ड का बच्चे से कोई जैविक संबंध नहीं है, क्योंकि उसका गर्भाधान एक डोनर अंडे का उपयोग करके किया गया था। 43 अगले वर्ष 2015 के दौरान उन्होंने अपने तलाक को अंतिम रूप दिया। पेंसिल्वेनिया अपील अदालत ने शेफर्ड के खिलाफ फैसला सुनाया,
जिसमें कहा गया कि वह कानूनी तौर पर बच्चे के लिए जिम्मेदार थी। 44, 45 शेफर्ड को टाइप 2 डायबिटीज है 46 सालों तक प्रीडायबिटीज रहने के बाद। 47 पूर्व में यहोवा के साक्षी। 14 शेफर्ड वर्तमान में एक इंजील ईसाई है। 2020 को टेलर ने घोषणा की कि उनके तीसरे स्टूडियो एल्बम का शीर्षक द एल्बम है और इसे जून 2020 में किसी समय रिलीज किया जाएगा। 56 इसे 19 जून को रिलीज किया गया था, जिसमें 23 ट्रैक एल्बम में एरिका बरू, केहलानी, लॉरिन हिल, फ्यूचर, रिक रॉस, क्वावो और मिस्सी इलियट की अतिथि भूमिकाएं थीं। 57 इसने बिलबोर्ड 200 पर 8वें नंबर पर शुरुआत की। टेलर को उसका पहला शीर्ष 10 एल्बम मिला। 58 4 दिसंबर 2020 को टेलर ने अपने इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से संगीत बनाने से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। कुछ दिनों बाद उन्होंने बताया कि यह पोस्ट उनके रिकॉर्ड लेबल पर निर्देशित थी क्योंकि उन्होंने उनके समर्थन की कमी के साथ अपनी निराशा को स्पष्ट करना जारी रखा। बेबी, मुझे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऐसा करना होगा। मुझे अपने भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए ऐसा करना होगा। मुझे अपने बच्चों के लिए ऐसा करना होगा ताकि मैं अपने बच्चों के लिए जीवित रह सकूं। जब तक मैं आजाद नहीं हो जाती, जब तक मैं डेफ जैम को मुझे रिहा करने के लिए नहीं कह सकती, हाँ मैं रिटायर होना चाहती हूँ। 59 बाद में उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की ओर ले जाने वाली निराशा का एक बड़ा कारण उनके लेबल द्वारा उन्हें कम आंकना हो सकता है, लेकिन वह हमेशा के लिए रिटायर नहीं होंगी। 60 मार्च 2025 में विल स्मिथ ने अपने एल्बम बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी की घोषणा की, जिसमें टेलर भी शामिल होंगे। 61 अन्य उद्यम 2013 में टेलर ने एडिडास के साथ 2 जोड़ी स्नीकर्स डिजाइन करने और रिलीज करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जारी की गई पहली जोड़ी हार्लेम जीएलसी थी, जो उसी वर्ष 16 फरवरी को दुकानों में आई थी। एडिडास के एंटरटेनमेंट एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के ग्लोबल डायरेक्टर जोनाथन वेक्सलर के अनुसार टेलर वर्तमान में एडिडास ओरिजिनल्स के इतिहास में सबसे तेजी से बिकने वाले स्नीकर्स का रिकॉर्ड रखती है। 62 वह वर्तमान में ब्रांड के साथ स्नीकर्स की अपनी दूसरी जोड़ी डिजाइन करने और रिलीज करने पर केंद्रित है। उद्धरण वांछित मार्च 2017 में टियाना टेलर ने अपना फेड 2 फिट वर्कआउट प्रोग्राम लॉन्च किया, जो 90 दिन का वर्कआउट है जो नृत्य और फिटनेस दिनचर्या के आसपास केंद्रित है। इस कार्यक्रम और शामिल नृत्य तत्वों की प्रेरणा कान्ये वेस्ट के फेड मई 2019 में टेलर ने अपने नए एल्बम साइनर टू द स्ट्रीट्स 3 में लिल डर्क के होम बॉडी के रीमिक्स के लिए संगीत वीडियो को प्रदर्शित और निर्देशित किया। 63 2022 में टेलर ने द मास्क्ड सिंगर के सीजन 7 में टीम गुड के फायरफ्लाई के रूप में भाग लिया। फाइनल के दौरान टेलर को विजेता घोषित किया गया। 31 साल की उम्र में वह शो के इतिहास में सबसे कम उम्र की विजेता बन गई, इससे पहले कि बिशप ब्रिग्स ने उसे पीछे छोड़ दिया, जिसने सीजन 9 में मेडुसा के रूप में प्रतिस्पर्धा की। 64 व्यक्तिगत जीवन टेलर ने 2013 में बास्केटबॉल खिलाड़ी इमान शंपर्ट को डेट करना शुरू किया। 65 2015 में जब वह समय से पहले प्रसव पीड़ा में चली गई, तो शंपर्ट ने उनकी बच्ची के जन्म में उनकी सहायता की। 66 20 सितंबर 2016 को द वेंडी विलियम्स शो में टेलर ने संकेत दिया कि उसने और शंपर्ट ने शायद गुप्त रूप से शादी कर ली थी, लेकिन शादी 1 अक्टूबर 2016 तक नहीं हुई, साक्षात्कार के लगभग 2 सप्ताह बाद। 67 68 69 12 जून 2020 को टेलर ने अपने एकल वेक अप लव के संगीत वीडियो में अपनी दूसरी गर्भावस्था की पुष्टि की। 70 71 72 17 सितंबर 2023 को टेलर और शंपर्ट ने अलग होने की घोषणा की। टेलर ने इंस्टाग्राम के माध्यम से खुलासा किया कि वह और ईमान महीनों से अलग रह रहे थे। 73 2024 में टेलर का शंपर्ट से तलाक फाइनल हो गया। 74 डिस्कोग्राफी मुख्य लेख
टेयाना टेलर डिस्कोग्राफी 7वीं 2014, केटीएसई 2018, एल्बम 2020, एस्केप रूम 2025। टेयाना मीशे जैकली टेलर, जन्म 10 दिसंबर 1990, 8, एक अमेरिकी गायिका, गीतकार, अभिनेत्री, मॉडल, नर्तकी, कोरियोग्राफर और संगीत वीडियो निर्देशक है। 9 बेयोंस के 2006 के एकल रिंग द अलार्म के वीडियो को कोरियोग्राफ करने के बाद उन्होंने अगले वर्ष इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स की छाप नेपच्यून्स के स्टार ट्रैक एंटरटेनमेंट के साथ एक रिकॉर्डिंग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। टेलर अपने 2008 के डेब्यू एकल गूगल मी की रिलीज से पहले एमटीवी के माई सुपर स्वीट 16 में दिखाई दीं। उन्होंने कान्ये वेस्ट के 2010 के गीतों डार्क फैंटेसी और हेल ऑफ ए लाइफ में अपने बिना श्रेय के अतिथि प्रदर्शन के लिए और अधिक ध्यान आकर्षित किया। दोनों ही उनके एल्बम माई ब्यूटीफुल डार्क ट्विस्टेड फैंटेसी 2010 से वह गुड म्यूजिक संकलन एल्बम क्रूएल समर 2012 में दिखाई दी, जो बिलबोर्ड 200 पर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। उनके डेब्यू स्टूडियो एल्बम 7 2014 को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत मिला और यह उनके दूसरे और तीसरे स्टूडियो एल्बम केटीएसी 2018 और द एल्बम 2020 के साथ शीर्ष 20 में पहुंच गया। बाद वाला चार्ट के शीर्ष 10 में पहुंच गया, जबकि केटीएसी ने एकल गोना लव मी, घोस्टफेस किल्लाह, मेथड मैन और राकवॉन की विशेषता वाला रीमिक्स को जन्म दिया, जिसे रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका RIAA से प्लैटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ। अपने अभिनय करियर में टेलर ने 2010 के डांस ड्रामा स्टॉम्प द यार्ड होमकमिंग से फिल्मी करियर की शुरुआत की और अगले वर्ष टाइलर पेरी की फिल्म मैडीज बिग हैप्पी फैमिली में दिखाई दीं। 10 टेलीविजन में टेलर ने स्टार 2017 से 18 के 2 सीजन और अमेजन प्राइम फिल्म कमिंग 2 अमेरिका 2021 में भूमिकाएं की थीं। 11 उन्हें और उनके तत्कालीन पति इमान शंपर्ट को VH1 द्वारा एक रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला टेयाना और इमान दी गई, जो 2020 से 2023 तक प्रसारित हुई। उन्हें 2023 की फिल्म 1001 में उनके अभिनय के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिसके लिए उन्होंने नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू से ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस अवार्ड जीता। 12, 13, 14 अन्य उपक्रमों में टेलर को स्पाइक टी नाम से संगीत वीडियो निर्देशन का श्रेय दिया गया है। उन्होंने खुद डिड्डी, स्कूलबॉय क्यू और क्वीन नाइजीरिया सहित कलाकारों के लिए ऐसा किया है। उन्होंने 2020 और 2023 में वीडियो डायरेक्टर ऑफ द ईयर के लिए BET पुरस्कार जीता। 15 प्रारंभिक जीवन टेयाना टेलर का जन्म 10 दिसंबर 1990 को निक्की टेलर और टीटो स्मिथ के घर हार्लेम, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वह अफ्रीकी अमेरिकी और त्रिनिदादियन वंश की है। टेयाना अपनी मां की इकलौती संतान है, जबकि उसके पिता के 2 बेटे और एक बेटी है जो एक अलग रिश्ते से है। वह अपनी मां के साथ बड़ी हुई, उसकी मां उसकी मैनेजर है। 16 आजीविका 2006 से 2011 प्रारंभिक कैरियर टेलर 2008 में सितंबर 2006 में 15 वर्षीय टेयाना टेलर को अमेरिकी मनोरंजनकर्ता बेयोंस के हिट एकल रिंग द अलार्म के संगीत वीडियो पर कोरियोग्राफर के रूप में श्रेय दिया गया था। 18 जनवरी 2007 में टेलर को इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स के माध्यम से फेरेल विलियम्स के स्टार ट्रैक एंटरटेनमेंट लेबल में शामिल होने के लिए एक अनुबंध की पेशकश की गई थी। 19, 20, 21 फरवरी 2007 में टेलर ने पहली बार MTV के माई सुपर स्वीट 16 के एक एपिसोड के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया। यह शो अमीर और आमतौर पर बिगड़ैल और टकराव वाले किशोरों के लिए अति उत्साही जन्मदिन पार्टियों को दर्शाता है। 2007 में टेलर जेड के एकल ब्लू मैजिक के संगीत वीडियो में दिखाई दी, जहां उन्हें नाचते और पॉप करते देखा जा सकता है। फरवरी 2008 में टेलर ने अपना पहला व्यावसायिक एकल गूगल मी रिलीज किया। 22
यह गीत उसके पूर्ण लंबाई वाले डेब्यू मिक्सटेप से मुख्य एकल के रूप में रिलीज किया गया था, जिसका शीर्षक फ्रॉम ए प्लेनेट कॉल्ड हार्लेम था। 16 अगस्त 2009 को रिलीज हुए इस मिक्सटेप में जैज फा, फेरेल, मैड साइंटिस्ट, फ्रॉस्ट, शोंड्रे और हिटबॉय सहित अन्य का प्रोडक्शन शामिल है। सिंह 365 का कहना है कि रिकॉर्ड का थ्रोबैक ब्रेक बीट्स, फ्यूचरिस्टिक बूम बैप और मधुर प्रस्तुतिकरण का मिश्रण स्टारलेट के संगीत में तबाही के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि है। 23 गूगल मी ने यूएस बिलबोर्ड के हॉट R&B हिप हॉप सॉन्ग्स में 90वें नंबर पर शुरुआत की। 24 अगस्त 2010 में टेलर ने अभिनय में अपने करियर का विस्तार किया। स्टॉम्प द यार्ड की अगली कड़ी स्टॉम्प द यार्ड 2 होमकमिंग में दिखाई दी। 25 वह अक्टूबर 2010 में ऑक्सीजन पर हाउस ऑफ ग्लैम के डेब्यू एपिसोड में भी दिखाई दी। 2010 में कान्ये वेस्ट के 5वें एल्बम माई ब्यूटीफुल डार्क ट्विस्टेड फैंटेसी के रिलीज होने से कुछ घंटे पहले वेस्ट ने टेलर को स्टूडियो में बुलाया और उसके कुछ फैशन पीस को देखा। स्टूडियो में रहते हुए टेलर ने वेस्ट के एल्बम में शामिल होने का निश्चय किया। उसने जानबूझकर वेस्ट के द्वारा बजाए गए ट्रैक के साथ गुनगुनाया ताकि उसका ध्यान आकर्षित हो सके। आखिरकार उसने ध्यान दिया और कुछ ट्रैक में उसके स्वरों को शामिल करने के लिए कहा, विशेष रूप से डार्क फैंटेसी और हेल ऑफ ए लाइफ। डार्क फैंटेसी की रिकॉर्डिंग के अनुभव को याद करते हुए टेलर ने कहा कि उस समय यह काफी खाली था, बस छंद थे। उसे याद है कि वेस्ट ने उसे खुद दूसरे कमरे में रखा और कहा, जाओ। टेलर इंट्रो और कोरस के साथ वापस आई और सारी खरोंचें और कट खुद किए। उसने स्वीकार किया कि ट्रैक में अपने योगदान को वेस्ट को सुनाने पर वह घबरा गई थी। उसने यह कहकर अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश की कि वह बहुत लंबे समय से स्टूडियो में नहीं गई थी। 26 2010 में टेलर ने गुड म्यूजिक के गुड फ्राइडे ट्रैक क्रिसमस इन हार्लेम में से एक में योगदान दिया। यह ट्रैक 17 दिसंबर 2010 को आईट्यून स्टोर में सिंगल के संक्षिप्त संस्करण के रूप में जारी किया गया था और इसमें अमेरिकी रैपर साही द प्रिंस के साथ साथ कान्ये वेस्ट की अतिथि भूमिकाएं भी शामिल है। 27 2010 में टेलर को साथी रैपर बोवो के साथ टाइलर पेरी के नाटक से फिल्म बनी मैडीज बिग हैप्पी फैमिली के लिए भूमिकाएं ऑफर की गई, जो पेरी की श्रृंखला की 5वीं किस्त थी। फिल्म 22 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी। 28 टेलर जल्द ही संगीत में वापस आ गए और साथी रैपर रैंडिन जूलियस, जिम जोन्स और कैमरोन के साथ पार्टी टुनाइट के हुक पर दिखाए गए। 2012 से 2018 गुड म्यूजिक डेब्यू और केटीएसई। जनवरी 2012 में यह घोषणा की गई थी कि टेलर को इंटरस्कोप और स्टार ट्रैक के साथ अनुबंध से मुक्ति दी जाएगी। 31, 32, 33 टेलर ने कहा है कि वह और स्टार ट्रैक के संस्थापक फेरेल विलियम्स अपने व्यापारिक संबंध के अंत के बाद से सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। उसने उसे एक बड़े भाई के रूप में श्रेय दिया है और स्टार ट्रैक के साथ अपने शुरुआती हस्ताक्षर को आशीर्वाद के रूप में देखती है। 34 टेलर ने कई अवसरों पर कहा है कि लेबल से उसकी रिहाई आवश्यक थी क्योंकि वह संगीत उद्योग में स्वतंत्रता की भावना रखना चाहती थी। डीजे स्की के साथ एक साक्षात्कार में टेलर ने उल्लेख किया कि जब उसे 6 साल के लिए साइन किया गया था, उसे लगा कि वह कुछ भी नहीं कर सकती। 35 अपनी रिहाई के बाद एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में उन्होंने अपना दूसरा रिकॉर्ड तैयार करना शुरू कर दिया था, एक मिक्सटेप जिसका शीर्षक द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ टियाना टेलर था। मिक्सटेप ने 1990 के दशक के R&B किंवदंतियों जैसे लॉरिन हिल और मैरी जे ब्लिज से प्रभाव प्राप्त किया। 36 मिक्सटेप को 2012 की शुरुआत में रिलीज किया गया था और इसके पहले मेक योर मूव रिलीज किया गया था, जिसमें रैपर वेले थे। 37 और DUI, जिसमें जादाकिस और फैबोलस थे, जिसे 25 फरवरी 2012 को रिलीज किया गया था। बाद वाले ट्रैक की अधिक सकारात्मक समीक्षाओं में कहा गया है कि हार्लेम की गायिका जेनेट जैक्सन की नकल करती है क्योंकि वह अपने हवादार स्वरों के साथ
चिकनी हिट बॉय निर्मित बीट पर बहती है। खुद को एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में खोजने के लिए कुछ समय लेने के बाद टेलर ने 14 जून 2012 को आइलैंडडिफ जैम के माध्यम से कान्ये वेस्ट के लेबल गुड म्यूजिक के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। 10 गुड म्यूजिक के हिस्से के रूप में टेलर 18 सितंबर 2012 को जारी गुड म्यूजिक संकलन एल्बम क्रूएल समर में दिखाई दी। 39 वह कान्ये वेस्ट और आर केली के साथ शुरुआती ट्रैक टू द वर्ल्ड के लिए स्वर प्रदान करती है। सिन सिटी के लिए हुक और कोरस प्रदान करती है, जिसमें जॉन लीजेंड, साही द प्रिंस, मलिक यूसुफ और ट्रेविस स्कॉट शामिल है, और ब्लिस नामक गीत पर जॉन लीजेंड के साथ युगल गीत भी गाती है। 40 एल्बम में टेलर और लीजेंड के युगल गीत की बहुत प्रशंसा हुई। बिलबोर्ड की एरिका रामिरेज ने कहा कि क्रूएल समर संकलन पर प्रदर्शित होने के अलावा टेलर ने जल्द ही अपने प्रमुख लेबल डेब्यू एल्बम को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसे अंततः गुड म्यूजिक और आइलैंड डेफ जैम के माध्यम से रिलीज किया जाना था। 42 27 जुलाई 2014 को ट्विटर के माध्यम से टेलर ने अपने डेब्यू स्टूडियो एल्बम का शीर्षक 7 घोषित किया और बताया कि इसे 4 नवंबर को डेफ जैम और गुड म्यूजिक के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। 43 44 एल्बम ने बिलबोर्ड 200 पर 19वें नंबर पर शुरुआत की। अपने पहले सप्ताह में संयुक्त राज्य अमेरिका में 16,000 प्रतियां बेचीं, जबकि R&B हिप हॉप एल्बम चार्ट में शीर्ष पर रहा। 45 टेलर अमेरिकी प्रतिस्पर्धी डांस रियलिटी शो अमेरिका के बेस्ट डांस क्रू के 8वें सीजन में जज बनने के लिए तैयार थीं, जिसकी सीरीज 29 जुलाई 2015 को MTV पर शुरू हुई थी। 46 25 अगस्त को टेलर ने द कैसेट टेप 1994 जारी किया, जिसमें 90 के दशक के हिट गानों के कई नमूनों को शामिल करके संगीत में प्रतिष्ठित 90 के दशक की आवाज को श्रद्धांजलि दी गई। 47 17 जून 2016 को टेलर ने अपना एकल फ्रीक ऑन रिलीज किया, जिसमें क्रिस ब्राउन के अतिथि स्वर और डीजे मस्टर्ड द्वारा प्रोडक्शन शामिल था। यह एडिना हॉवर्ड के फ्रीक लाइक मी का नमूना है। 48 टेलर ने घोषणा की कि यह उनके आगामी दूसरे स्टूडियो एल्बम का प्रमुख एकल होगा। 28 अगस्त 2016 को MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में कान्ये वेस्ट ने अपने नए एकल फेड के लिए संगीत वीडियो की शुरुआत की, जिसमें पसीने से तरबतर एथलेटिक टेलर ने एक कठोर एकल नृत्य दिनचर्या का प्रदर्शन किया, जिसमें छोटे शॉट्स और एक साधारण टॉप के अलावा कुछ भी नहीं था। गतिशील और विस्तृत कोरियोग्राफी ने काफी प्रशंसा अर्जित की और तुलना जेनिफर बील्स की फिल्म फ्लैशडांस 1983 के प्रतिष्ठित नृत्य दृश्य से की गई। 49 एली रसेल लिनेज द्वारा निर्देशित वीडियो में टेलर के पति ईमान शम्पर्ट की भी उपस्थिति थी। 50 टेलर का एल्बम KTAC, जो कीप दैट सेम एनर्जी का संक्षिप्त रूप है, गुड म्यूजिक के साथ गीत एल्बम रोलआउट में से अंतिम था और 22 जून 2018 को रिलीज किया गया था। 51 एल्बम का एक अद्यतन संस्करण रिलीज किया जाना था, लेकिन टेलर ने घोषणा की कि इसके लिए योजनाएं रद्द कर दी गई है। 52 2019 वर्तमान एल्बम और अन्य सहयोग। टेलर ने नवंबर 2019 में साथी R&B गायक केहलानी के साथ एक सहयोग एकल मॉर्निंग जारी किया। 53 6 दिसंबर 2019 को टेलर ने एकल वी गॉट लव जारी किया। 55 7 मई शेरी इवोन शेफर्ड, जन्म 22 अप्रैल 1967, एक अमेरिकी अभिनेत्री, हास्य कलाकार, लेखिका, पॉडकास्टर, टेलीविजन प्रस्तोता और टॉक शो होस्ट है। वह वर्तमान में दैनिक सिंडिकेटेड डेटाइम टॉक शो शेरी की मेजबानी करती है। 2007 से 2014 तक शेफर्ड डेटाइम टॉक शो द व्यू की सहोस्ट थीं, जिसके लिए उन्हें कई डेटाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिले, जिसमें से एक उन्होंने 2009 में जीता। उन्होंने 2019 से दिसंबर 2022 तक डिश नेशन की मेजबानी की। अपने टॉक शो के कारण अपने अंतिम महीनों में सीमित एपिसोड में उन्होंने सिटकॉम द जेमी फॉक्स शो 1999 से 2001, लेस देन परफेक्ट,
2002 से 2006, शेरी, 2009। 2009 में उन्होंने परमिशन स्लिप्स, एवरी वुमन गाइड टू गिविंग हरसेल्फ ए ब्रेक नामक पुस्तक प्रकाशित की। 2012 में वह रियलिटी प्रतियोगिता श्रृंखला डांसिंग विद द स्टार्स के 14वें सीजन में एक प्रतियोगी के रूप में दिखाई दीं। शेफर्ड ने एनबीसी सिटकॉम 30 रॉक में एंजी जॉर्डन के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। एचबीओ मैक्स श्रृंखला द सेक्स लाइव्स ऑफ कॉलेज गर्ल्स में एक आवर्ती भूमिका निभाई और गेम शो बेस्ट एवर ट्रिविया शो की मेजबानी की। प्रारंभिक जीवन। शेफर्ड का जन्म शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। वह 3 लड़कियों में सबसे बड़ी है। उसके माता-पिता लावर ने 1941 से 1991 और लॉरेंस ए शेफर्ड, जन्म लगभग 1947 ए। जब शेफर्ड एक बच्ची थी, तब उसके माता-पिता यहोवा के साक्षी बन गए थे। कई धार्मिक और गैर धार्मिक मुद्दों के कारण जब शेरी बहुत छोटी थी, तब उसके माता-पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद 1991 में उसकी मां की असामयिक मृत्यु के कारण उसके पिता तीनों लड़कियों के लिए एकमात्र अभिभावक बन गए। 2. आजीविका। शेफर्ड की पहली टेलीविजन एक्टिंग जॉब शॉर्ट लिव्ड सिटकॉम क्लेघोर्न में विक्टोरिया कार्लसन के रूप में अभिनय कर रही थी, जो 1995 में WB पर एक सीजन के लिए प्रसारित हुई थी। 3. उन्होंने 2018 में एबोनी को बताया, वह पहली नौकरी थी जिसे मैंने बुक किया था और मैं अभी भी एक कानूनी सचिव थी। मेरे एजेंट ने मुझसे कहा, आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। मुझे वह बड़ा ब्रेक मिला और फिर इसे रद्द कर दिया गया। मैंने अपना अपार्टमेंट खो दिया, मेरी कार वापस ले ली गई और मैं 1 साल तक बेघर रही। मैं हर किसी के सोफे पर सोती थी। इस व्यवसाय में यह बहुत अनिश्चित है। आप एक दिन काम कर सकते हैं और अगले दिन काम नहीं कर सकते। 3. शेफर्ड को बाद में 1996 से 2001 तक जेमी फॉक्स के अपने सिटकॉम द जेमी फॉक्स शो में शीला यारबोरो की भूमिका के लिए और 1990 के दशक के अंत में सिटकॉम सडनली सुसान और एवरीबडी लव्स रेमंड में आवर्ती भूमिकाओं के लिए पहचान मिली, जबकि 2002 से 2006 तक रमोना प्लैट की मुख्य भूमिका में शो लेस देन परफेक्ट में अभिनय किया। 2005 से 2009 तक शेफर्ड ने फॉक्स सिटकॉम द वॉर एट होम में चरित्र लेनी डेविडसन की प्रेमिका सैंड्रा के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। 2007 में उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स के आईमैक्स री-रिलीज संस्करण में रोंडा की भूमिका निभाई। 2009 में उन्होंने लाइफटाइम टेलीविजन के शेरी में एक सीजन के लिए अभिनय किया, जो शेफर्ड के जीवन के बारे में एक सिटकॉम था। 5. उन्होंने 2013 में हाउ आई मेट योर मदर के अंतिम सीजन के दौरान डैफ्ने के रूप में दोबारा काम किया। 6. उसी वर्ष शेफर्ड रॉजर्स और हैमरस्टीन के सिंड्रेला के संगीत में निर्माण में ब्रॉडवे पर दिखाई दिए। 7. 2017 से 2018 तक शेफर्ड ने एनबीसी की नकली कानूनी कॉमेडी श्रृंखला ट्रायल एंड एरर में एनी फ्लैच को चित्रित किया। 8. वह कॉमेडी श्रृंखला पायलट ब्लैक डोंट क्रैक का निर्माण और अभिनय करेंगी। 9. टेलीविजन व्यक्तित्व। शेफर्ड कई टेलीविजन शो जैसे कि हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर, राचेल रे और टू टेल द ट्रुथ में अतिथि होस्ट और प्रतियोगी के रूप में दिखाई दिए हैं। 10. उन्होंने 20 जून 2008 को 35वें डे टाइम एमी अवार्ड्स की सहमेजबानी की। वह 2010 में द न्यूलीवेड गेम के गेम शो नेटवर्क संस्करण की होस्ट बनी। उन्होंने कार्नी विल्सन की जगह ली और 2013 में समाप्त होने तक उस शो की मेजबानी करेंगी। 11. शेफर्ड ने 2013 से 2014 तक निकलोडियन के निकमॉम नाइट आउट स्पेशल की भी मेजबानी की। 12. शेफर्ड ने 10 जून 2019 से शुरू होकर 65 एपिसोड के लिए गेम शो नेटवर्क पर बेस्ट एवर ट्रिविया शो की मेजबानी की। वह 2017 से फनी यू शुड आस्क, द व्यू के पैनल, बाइंदाइव हूपी गोल्डबर्ग, बारबरा वाल्टर्स, जॉय बेहार, शेफर्ड और एलिजाबेथ हसलबेक ने 29 जुलाई 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का साक्षात्कार लिया। 2006 में
शेफर्ड एबीसी के डे टाइम टॉक शो द व्यू में लगातार अतिथि सहोस्ट बन गईं। 13 वह 2007 में एक स्थायी सहोस्ट बन गई। सितंबर में डेब्यू किया जब उन्होंने स्टार जोन्स की जगह ली। 14 2014 में द व्यू छोड़ने के बाद शेफर्ड ने 2015 और 2016 के दौरान एक योगदानकर्ता के रूप में शो में कई बार उपस्थिति दर्ज कराई। 15 सितंबर 2007 में द व्यू के प्रसारण के बाद शेफर्ड को सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा जब उन्होंने कहा कि वह विकास में विश्वास नहीं करती है। अवधि 16 सहोस्ट वूपी गोल्डबर्ग ने उनसे पूछा, क्या दुनिया सपाट है? शेफर्ड ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, और विस्तार से बताया कि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। 17 शेफर्ड ने बाद में डेविड एडकिंस, जन्म 10 नवंबर 1956, एक जिन्हें उनके स्टेज नाम सिनबाद से बेहतर जाना जाता है, एक अमेरिकी स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता है। 1990 के दशक में उन्हें अपने स्वयं के HBO स्पेशल में दिखाए जाने से जाना जाने लगा। कई टेलीविजन सीरीज में दिखाई दिए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय रूप से ए डिफरेंट वर्ल्ड 1987 से 1991 में कोच वाल्टर ओक्स और द सिनबाद शो 1993 से 1994 में डेविड ब्रायन के रूप में शामिल थे। वह दैट्स एडिक्वेट 1989, कोनहेड्स 1993, हाउसगेस्ट 1995, जिंगल ऑल द वे 1996, गुड बर्गर 1997, क्रेजी एज हेल 2002 और प्लेन्स 2013 जैसी फिल्मों में भी नजर आए हैं। प्रारंभिक जीवन सिनबाद का जन्म 10 नवंबर 1956 को बेंटन हार्बर, मिशिगन में लुईस और बैप्टिस्ट मंत्री डोनाल्ड बेकले एडकिंस सीनियर के बेटे के रूप में हुआ था। 2, 3, 4 उनके 5 भाई बहन हैं, डोना, डोरोथिया, मार्क, माइकल और डोनाल्ड जूनियर। 5 उनकी नानी आयरिश मूल की थीं। 6 सिनबाद ने बेंटन हार्बर हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1974 में स्नातक किया। 7 उन्होंने 1974 से 1978 तक कोलोराडो के डेनवर में डेनवर विश्वविद्यालय में कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने बास्केटबॉल टीम के लिए 2 सीजन खेले। सैन्य सेवा सिनबाद ने केसी 135 स्ट्रेटोटैंकर्स पर बूम ऑपरेटर के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स में काम किया। विचिटा, कंसास में मैककॉनेल एयर फोर्स बेस में 384वें एयर रिफ्यूलिंग विंग में नियुक्त होने के दौरान वह अक्सर स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए शहर में आते थे। उन्होंने 1981 में एयर फोर्स के टैलेंट कॉन्टेस्ट में एक कॉमेडियन एमसी के रूप में भाग लिया। सिनबाद को कई तरह के दुर्व्यवहारों के लिए अपमानजनक बर्खास्तगी के साथ लगभग बर्खास्त कर दिया गया था, जिसमें अवॉल जाना भी शामिल था। 8 मैं एयर फोर्स बास्केटबॉल टीम में नहीं चुना गया और मैंने इनकार कर दिया, इसलिए मैं अवॉल रहा। मेरी मां मुझसे वापस जाने के लिए विनती करती रही। मैंने उनसे कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लूंगा। वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ दाढ़ी वाला एक और अश्वेत व्यक्ति बन जाऊंगा। मैं कंप्यूटर के बारे में सीखने के लिए जॉर्जिया टेक जा रहा था। मैं हमेशा अवॉल रहता। मैं बस चला जाता। मैं वापस आता, उम्मीद करता कि वे मुझे बाहर निकाल देंगे। 8 कई घटनाओं के बाद अंततः उन्हें अपनी कार को गलत स्थान पर पार्क करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया। 9 आजीविका मनोरंजन उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाने के प्रयास में एडकिंस ने पेशेवर नाम सिनबाद के तहत काम किया, जिसे उन्होंने सिनबाद द सेलर के लिए प्रशंसा के रूप में चुना था। 8 उन्होंने अपने स्टैंड अप कॉमिक करियर की शुरुआत स्टार सर्च में दिखाई। सिनबाद ने साथी कॉमेडियन डेनिस मिलर के खिलाफ अपना राउंड जीता। 10 और जॉन कासिर से हारने से पहले फाइनल में जगह बनाई। 11 जल्द ही उन्हें द रेड फॉक्स शो में कास्ट किया गया, जो एक अल्पकालिक सिटकॉम था जिसमें उन्होंने बायरन लाइटफुट की भूमिका निभाई। 12 एक अलग दुनिया 1987 में
सिंबाद को द कॉस्बी शो के स्पिन-ऑफ ए डिफरेंट वर्ल्ड में भूमिका मिली, जो लिसा बोनेट के चरित्र डेनिस हक्सटेबल के इर्द-गिर्द बना था। इससे पहले सिंबाद द कॉस्बी शो में कार सेल्समैन डेविस सरेट के रूप में एक बार की भूमिका में दिखाई दिए थे, जबकि बोनेट केवल एक सीजन के लिए कार्यक्रम के साथ रहे। 13 सिंबाद 1988 से 1991 तक कोच वाल्टर ओक्स के रूप में कलाकारों के साथ रहे। वाल्टर को जेलेसा विंसन नाम की लड़की से प्यार हो गया, जिसका किरदार डॉन लुइस ने निभाया था। वे डेट करते रहे और आखिरकार सगाई कर ली, लेकिन जीवन के प्रति अलग-अलग नजरिए के कारण शादी रद्द करने का फैसला किया। 14 द सिंबाद शो 1990 के दशक की शुरुआत में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि फॉक्स ने द सिंबाद शो को हरी झंडी दे दी, जिसका प्रीमियर 16 सितंबर 1993 को हुआ। इसमें सिंबाद ने 35 वर्षीय डेविड ब्रायन की भूमिका निभाई, जो एक कुंवारा व्यक्ति है जो भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ जाने के बाद 2 बच्चों का पालक बनने का फैसला करता है। 15 उस समय के आसपास सिंबाद को अपने 2 बच्चों, रॉयस 16 उम्र 4 और पैगी उम्र 7 की संयुक्त हिरासत मिली थी, और उन्होंने प्रेस को बताया कि इन अनुभवों ने उन्हें एकल पेरेंटिंग के बारे में बताया। 15 अश्वेत पुरुष पहले से ही जिम्मेदार है, पहले से ही अपने कर्तव्यों का ख्याल रखते हैं, लेकिन कोई भी इस पर जोर नहीं देता। मैं पुरुषों और उनके बच्चों के खिलाफ ये सारी बुरी बातें सुनता हूं। मैं बस इससे बहुत थक गया हूं। किसी भी चीज से ज्यादा मैं दिखा रहा हूं कि जीवन बदल गया है, दुनिया बदल गई है। और अब मुख्य बात सिर्फ पालन पोषण नहीं है, यह मार्गदर्शन करने वाली है, जहां ऐसे लोग जो आपके परिवार में भी नहीं है, उन्हें भी आगे आकर मदद करनी होगी। और हम उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने जा रहे हैं जो हम अपनी संस्कृति में करते थे। 15 सिंबाद शो को रद्द कर दिया गया, जिसका अंतिम एपिसोड 21 अप्रैल 1994 को प्रसारित हुआ। हालांकि इस भूमिका ने उन्हें 1995 के किड्स चॉइस अवार्ड्स में पसंदीदा टेलीविजन अभिनेता के लिए नामांकन दिलाया। पुस्तकें 2006 में एक पुस्तक पर हस्ताक्षर करते हुए पेरी की पहली किताब डोंट मेक अ ब्लैक वुमन टेक ऑफ हर ईयररिंग्स, मीडियाज अनइनहिबिटेड कमेंट्रीज ऑन लव एंड लाइफ 11 अप्रैल 2006 को प्रकाशित हुई। इस किताब की 30,000 प्रतियां बिकीं। 65 हार्डकवर न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पर पहुंच गया और 12 सप्ताह तक सूची में बना रहा। इसे 2006 क्विल अवार्ड्स में बुक ऑफ द ईयर, बेस्ट ह्यूमर बुक चुना गया। 66 उनकी दूसरी पुस्तक हायर इज वेटिंग 14 नवंबर 2017 को प्रकाशित हुई थी। यह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में 5वें नंबर पर शुरू हुई। 67 कानूनी कार्यवाही राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट ने नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड NLRB के साथ अनुचित श्रम अभ्यास के आरोप दायर किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि पेरी की प्रोडक्शन कंपनी टाइलर पेरी स्टूडियोज ने यूनियन कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश करने के लिए प्रतिशोध में अक्टूबर 2008 में 4 लेखकों को गैरकानूनी तरीके से निकाल दिया। 68 विवाद 1 महीने बाद सुलझा लिया गया, जब TPS ने WGA हस्ताक्षरकर्ता बनने पर सहमति व्यक्त की। 69 मो मनी टैक्स 2009 की शुरुआत में पेरी ने टेनेसी के मेम्फिस में स्थित एक कर तैयारी कंपनी मो मनी टैक्सेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, क्योंकि उसने एक टीवी विज्ञापन चलाया था जिसमें उसे लगा कि उसके काम की, खास तौर पर मीडिया गोज टू जेल की, आपत्तिजनक पैरोडी की गई है। विज्ञापन में एक बड़े आकार के गोरे पुरुष, जॉन कोवान, को ड्रैग में दिखाया गया है, जिसका नाम मामेडिया है। आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रचलन से हटा दिया गया। 70 स्वागत टाइलर पेरी के काम ने व्यावसायिक सफलता और आलोचनात्मक चर्चा दोनों ही बटोरी है। जबकि उनकी फिल्मों और टेलीविजन शो ने महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है, कुछ आलोचकों ने अफ्रीकी अमेरिकी पात्रों के चित्रण और कुछ रूरियों पर निर्भरता के बारे में चिंता व्यक्त की है।
लेखक डोनाल्ड बोगल ने एंटरटेनमेंट वीकली के साथ एक साक्षात्कार में पेरी के मीडिया चरित्र और पारंपरिक मैमी आदर्शों के बीच समानताओं का उल्लेख किया, यह सुझाव देते हुए कि यदि एक श्वेत निर्देशक द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो ऐसे प्रतिनिधित्व को अलग तरह से देखा जा सकता है। 71 पत्रकार जमीला लेमियक्स ने एनपीआर द्वारा प्रकाशित एक खुले पत्र में पेरी के मनोरंजन उद्योग में अश्वेत रोजगार में योगदान को स्वीकार किया, लेकिन मीट द ब्राउन्स और हाउस ऑफ पेन जैसे शो की भी आलोचना की, क्योंकि उन्होंने इसे बफूनिश, नपुंसक अश्वेत पुरुषों और असभ्य, चुलबुली अश्वेत महिलाओं की पुरानी रूरिया के रूप में वर्णित किया। बेहतर फिल्म निर्माता स्पाइक ली ने भी पेरी के काम पर टिप्पणी की है। 2009 में ली ने पेरी की प्रस्तुतियों में कुछ चित्रणों को कूनरी बफूनरी के रूप में संदर्भित किया, समकालीन ब्लैक मीडिया में इमेजिंग पर चिंता व्यक्त की। 73 पेरी ने इस बात पर जोर देते हुए जवाब दिया कि उनके पात्रों को भरोसेमंद होने और आस्था और परिवार के बारे में संदेश देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य उन दर्शकों की सेवा करना है जिन्हें वे महसूस करते हैं कि मुख्यधारा के मीडिया द्वारा अक्सर अनदेखा किया जाता है। 74 पेरी के निर्माणों की लोकप्रिय मीडिया में पैरोडी की गई है। उदाहरण के लिए, एनिमेटेड सीरीज द बूंडॉक्स में पोज नामक एक एपिसोड दिखाया गया था, जिसमें पेरी के काम के पहलुओं, विशेष रूप से उनके क्रॉसड्रेसिंग मीडिया चरित्र का व्यंग्य किया गया था। रिपोर्टों से संकेत। टेलीविजन कार्यक्रम। पेरी ने लंबे समय से चलने वाले सिटकॉम टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन का निर्माण किया, जो 21 जून 2006 से 10 अगस्त 2012 तक 8 सीजन तक चला। श्रृंखला 3 पीढ़ियों के एक अफ्रीकी अमेरिकी परिवार का अनुसरण करती है। शो ने परिवार के सदस्यों के विश्वास और प्रेम के साथ गंभीर, सच्चे जीवन के संघर्षों को प्रदर्शित किया। शो 2006 के वसंत में 10 शो के पायलट के रूप में चला। सफल पायलट रन के बाद पेरी ने टीबीएस के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर 100 एपिसोड का सौदा किया। 6 जून 2007 को टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन के पहले 2 एपिसोड टीबीएस पर चले। उच्च रेटिंग प्राप्त करने के बाद हाउस ऑफ पेन ने प्रसारण सिंडिकेशन में प्रवेश किया। पेरी ने सिटकॉम मीट द ब्राउन्स का लेखन, निर्देशन और निर्माण भी किया, जिसका प्रीमियर 7 जनवरी 2009 को टीबीएस पर हुआ और 18 नवंबर 2011 को समाप्त हुआ। 46 ओन और ओपरा के साथ साझेदारी। 2009 में पेरी ने ओपरा विनफ्रे और ली डेनियल के साथ मिलकर प्रीशियस सैफायर के उपन्यास पुष्प पर आधारित फिल्म का सहनिर्माण किया। इस फिल्म का निर्देशन डेनियल ने किया था और इसमें गैबोरे सिदीबे और मोनिक ने अभिनय किया था। फिल्म का प्रचार करते समय ओपरा ने एक साक्षात्कारकर्ता से कहा, मुझे लगता है कि पेरी मजबूत, अश्वेत महिलाओं द्वारा बरा हुआ है और वह जो कुछ भी करता है वह वास्तव में उसी का जश्न मनाने के लिए होता है। मुझे लगता है कि मीडिया वास्तव में यही है, उन सभी मजबूत अश्वेत महिलाओं का संकलन जिन्हें मैं जानता हूं और शायद आप भी जानते हैं, और इसलिए यह काम करता है क्योंकि लोग खुद को देखते हैं। 47 2 अक्टूबर 2012 को पेरी ने ओपरा विनफ्रे और उनके ओपरा विनफ्रे नेटवर्क ओन के साथ एक विशेष बहुवर्षीय साझेदारी की। यह साझेदारी मुख्य रूप से स्क्रिप्टेड टेलीविजन को ओन में लाने के उद्देश्य से थी। पेरी को इस विभाग में पहले भी सफलता मिली थी। 6 टाइलर पेरी की फॉर बेटर और वर्से, उनकी फिल्मों व्हाई डिड आई गेट मैरिड और व्हाई डिड आई गेट मैरिड टू पर आधारित 25 नवंबर 2011 को टीबीएस पर प्रीमियर हुई। श्रृंखला को फरवरी 2013 में टीबीएस द्वारा रद्द कर दिया गया था, लेकिन तीसरे सीजन के लिए OWN द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, जो 18 सितंबर 2013 को शुरू हुआ था। 48 49 पेरी की ओन पर प्रदर्शित 2 अन्य टेलीविजन सीरीज थीं। घंटे भर का सोप ओपेरा बटा ड्रामा सीरीज द हैव्स एंड द हैव नॉट्स और सिटकॉम लव थाई नेबर। द हैव्स एंड द हैव नॉट्स का प्रीमियर 28 मई 2013 को हुआ और इसने 8 सीजन के बाद 20 जुलाई 2021 को अपनी सीरीज का रन पूरा किया।
50। इस कार्यक्रम को ओपरा विन्फ्रे ने अपने नेटवर्क में सफलता लाने का श्रेय दिया और ओन के लिए कई अन्य उच्च श्रेणी के ड्रामा के लिए दरवाजे खोले। अपनी सीरीज के दौरान द हैव्स एंड द हैव नॉट्स ने ओन प्रसारण स्टेशन के लिए कई नील्सन रेटिंग हाई हासिल की। 29 मई 2013 को बताया गया कि द हैव्स एंड द हैव नॉट्स ने ओन के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। 53। द हैव्स एंड द हैव नॉट्स ने ओन को 8 साल की श्रृंखला के दौरान अपनी कुछ उच्चतम रेटिंग दी। 54। कार्यक्रम को ओन की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक के रूप में सराहा गया, जिसमें साबुन के मजे की साप्ताहिक खुराक, विशिष्ट विश्वासघात, प्रेम संबंधों और चालाकी से भरी हुई थी। 55। इसके विपरीत लव थी नेबर को रेटिंग में संघर्ष करना पड़ा। द हैव एंड द हैव नॉट्स अपने अधिकांश समय तक नेटवर्क का सर्वोच्च रेटेड कार्यक्रम रहा। 56। 57। 4 फरवरी 2014 को द हैव्स एंड द हैव नॉट्स रात के लिए केबल टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम के रूप में सामने आया। 58। 11 मार्च 2014 को हैव्स एंड द हैव नॉट्स सीजन 2 के एपिसोड ने एक ओन रिकॉर्ड बनाया जब इसने नेटवर्क के इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग हासिल की। रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस एपिसोड ने 3.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया, जो बॉबी क्रिस्टीना के साथ ओपरा के नेक्स्ट चैप्टर के साक्षात्कार के लिए 3.5 मिलियन से आगे निकल गया, जो नेटवर्क का पिछला उच्चतम रेटेड दृश्य था। 54। 9 जनवरी 2014 को पेरी की ओन के साथ निरंतर साझेदारी के हिस्से के रूप में नेटवर्क ने फीचर फिल्म द सिंगल मॉम्स क्लब पर आधारित अपनी चौथी स्क्रिप्टेड सीरीज और पेरी द्वारा चौथी सीरीज का आदेश दिया, जिसका नाम इफ लविंग यू इज रॉन्ग था। घंटे भर की ड्रामा सीरीज का प्रीमियर 9 सितंबर 2014 को हुआ। टाइलर पेरी स्टूडियोज। मुख्य लेख टाइलर पेरी स्टूडियोज। 2015 में पेरी ने अटलांटा में स्थित 330 एकड़ 130 हेक्टेयर के पूर्व सैन्य बेस फोर्ट मैकफरसन का अधिग्रहण किया, जिसे उन्होंने स्टूडियो में बदल दिया। 59। स्टूडियो का उपयोग HBO फिल्म्स OWN फिल्म संस्करण द इमोर्टल लाइफ ऑफ हेनरीटा लेक्स के फिल्मांकन के लिए किया गया था और बाद में टेलीविजन श्रृंखला द वॉकिंग डेड के लिए किया गया था। 59। 60 साइट के 50,000 वर्ग फुट 4,600 मीटर 2 स्थायी सेटों के लिए समर्पित है, जिसमें एक लक्जरी होटल लॉबी की प्रतिकृति, व्हाइट हाउस प्रतिकृति, 16,000 वर्ग फुट 1,500 मीटर 2 हवेली, एक नकली सस्ता होटल, ट्रेलर पार्क सेट और एक वास्तविक 1950 के दशक की शैली का भोजनशाला। यह मनोरंजन उद्योग में अत्यधिक सफल अफ्रीकी अमेरिकियों के नाम पर 12 ध्वनि चरणों की मेजबानी भी करता है। 60 ब्लॉकबस्टर मार्वल फिल्म ब्लैक पैंथर टाइलर पेरी स्टूडियो में नए चरणों में से एक पर फिल्माया जाने वाला पहला था, जैसा कि पेरी ने 19 फरवरी 2018 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर व्यक्तिगत रूप से घोषित किया था। 61 टाइलर पेरी स्टूडियो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में से एक है और इसने पेरी को टिम और डेफ्ने रीड के बाद एक प्रमुख फिल्म स्टूडियो का मालिक बनने वाले दूसरे अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में स्थापित किया। 62 63 वायाकॉम CBS 14 जून 2017 को पेरी ने 90 एपिसोड सालाना ओरिजिनल ड्रामा और कॉमेडी सीरीज के लिए वायकॉम अब वायकॉम CBS के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वायकॉम के पास शॉर्ट वीडियो कंटेंट और फिल्म कॉन्सेप्ट पर पहली नज़र के वितरण अधिकार भी होंगे। इस सौदे से पहली फिल्म नोबडीज फूल थी। टीवी डील 2019 की शुरुआत में द ओवल, सिस्टास और BET प्लस एक नई स्ट्रीमिंग सेवा के प्रीमियर के साथ हुई, जिसमें BET की रेटिंग बहुत अच्छी रही। तो दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 6 जून 2025 की रिलीजिंग डेट रहने वाली है और OTT प्लेटफॉर्म पर ये हमें देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। बाकी मैंने पूरी जानकारी आपको बता ही दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।